Good morning, everybody. My dear guys, as we know, there is a big dispute between India and Nepal. It has been occurred not only in India, between India and Nepal, but also between India and China. Now, this is a big dispute, and we have to discuss about what is the reasons behind that these types of disputes and controversy has been occurred. Because this is also a phase of international emergency, international challenges for all of the peoples, all of our government between India and China, India and Nepal, because we know there is a close relation between India and Nepal. We all have heard, but now, as per the Kala Pani territories, there is a problem has been occurred now. तो आज का हमारे जो चर्चा होगा दो तीन चीज ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेंगे which is very beneficial for all of your examination, by which you can try your best to grasp more and more marks. तो माय डियर गाइस, सबसे पहला हम शुरू करेंगे काला पानी टेरिटरीज क्या है. ओके माय डियर गाइस, फर्स्ट वी हैव टू नो काला पानी व्हाट इज काला पानी. काला पानी टेरिटरीज इज अ वैली. काला पानी एक हमारा घाटी है, सबसे पहले याद रखेंगे. दैट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. तो आप याद करें सबसे पहले कि काला पानी जो है एक हमारा घाटी है जो हमेशा से भारत के द्वारा इसे एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, कंट्रोल किया गया, देखरेख किया गया है, और यह हमारा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है. नाउ इट इज ऑल्सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जियोग्राफिकल बाउंड्री दैट इट इज सिचुएटेड ऑन द कैलाश मानसरोवर रूट. तो यह जो है कैलाश मानसरोवर, जो कैलाश मानसरोवर जाने वाली जो रास्ता है उसी पर सिचुएटेड है. ठीक है. एक्चुअली जो हमारा काला पानी जो है, काला पानी का नाम है काली नदी के नाम से बना है. ठीक है. तो नाउ दैट व्हाट इज द मेन फैक्ट कंसर्निंग टू काला रिवर, काली रिवर, वी हैव टू आल्सो डिस्कस. तो द काली रिवर इन द काला पानी रीजन. तो काली नदी जो है एक काला पानी रीजन्स में है जो डिमार्केट्स करता है बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो भारत और नेपाल के बीच में जो हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है, इस जियोग्राफिकल बाउंड्री को डिमार्केट्स करता है कौन? काला पानी रीजन्स में जो हमारा काली नदी है, काली रिवर है. ठीक है. एक्चुअली देयर वाज अ ट्रीटी व्हेन इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया got in the handicap of the Britishers. Okay, in that period there was a treaty which has been occurred between the British India and the Nepalese we can say empire. Okay, तो भारत जब हमारा गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन थी, उस समय ही भारत के ब्रिटिश इंडिया तथा अंग्रेज के सम्राट नेपाल के सम्राट के बीच में एक संधि हुआ था. तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको चर्चा कर देता हूँ क्योंकि इससे हमारा क्या होती है, एक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड होता है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है. ठीक है. तो माय डियर गाइस, द ट्रीटी ऑफ सुगौली. तो याद रखिए वो ट्रीटी का नाम था सुगौली. ठीक है. तो द ट्रीटी ऑफ सुगौली साइंड बाय द किंगडम ऑफ नेपाल एंड द ब्रिटिश इंडिया. ओके. और एक्चुअली याद रखिएगा कि जो सुगौली की जो संधि हुई थी, यह सुगौली की संधि जो हुआ था और इसमें जो साइन किए गए थे वह नेपाल के किंगडम के द्वारा तथा ब्रिटिश इंडिया के द्वारा आफ्टर एंग्लो नेपालीज वार जो 1816 में हुआ था. ठीक है. तो 1816 में ये साइन हुआ था, ये एग्रीमेंट हुई थी, एक संधि हुआ था. ठीक है. किंगडम ऑफ नेपाल तथा ब्रिटिश इंडिया के बीच में, और यह जो हुआ था एंग्लो नेपालीज वार के बाद हुआ था. ये पॉइंट मस्ट बी नोटेड. इन 1860 लोकेटेड द काली रिवर एज नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विथ इंडिया. तो भारत के साथ जो इसकी सिग्नेचर हुई थी, यह हुई थी जो काली नदी है. तो काली नदी जो एक नेपाल के वेस्टर्न बाउंड्री का पार्ट होता है, वहीं पर यह संधि हुई थी. ठीक है. तो यह संधि कब हुआ था? 1816 में. आई थिंक दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड एंड यू मस्ट रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन. ठीक है. अब लेकिन बात होती है कि ये 1816 में जो संधि हुआ तो उसके बाद अभी वर्तमान में इस तरह की स्थितियां कैसे हुई थी. एक्चुअली कोई नया स्थिति नहीं है, हमेशा भारत और नेपाल के बीच में ये समस्या आती है जियोग्राफिकल बाउंड्री को लेकर. और जियोग्राफिकल ये जो प्लेस है, क्योंकि भारत अपने क्षेत्र में मानता है तो भारत इसको पिथौरागढ़ जो आपका उत्तराखंड के राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये मानता है, लेकिन नेपाल इसको कुछ और क्षेत्रों में मानता है. तो इसके लेकर के हम थोड़ा और इसको बैकग्राउंड में चलते हैं. तो नाउ वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट द डिस्क्रिपेंसी अबाउट द लोकेटिंग व्हिच हैज बीन
दिस ऑकरेंस हैज मेड अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच में जो अभी हमारा एक पॉलिटिकल कह सकते हैं, जियोग्राफिकल कह सकते हैं, ये जो समस्या अभी अकड़ होकर के आ गया है, इसके बारे में अभी हमें बहुत लंबी डिस्कस करनी होगी। तो माय डियर गाइस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिपेंसीज, ओके, तो दैट डिस्क्रिपेंसीज इन लोकेटिंग द सोर्स ऑफ द रिवर लेड टू द बाउंड्री। तो सबसे पहले जो डिस्क्रिपेंसीज है वो लोकेट हमारा करता है कि नदी के हम सोर्स को पहले आइडेंटिफाई कर लें। जो हमारी बाउंड्री जो होती है वो भारत और नेपाल के बीच में जो एक डिस्प्यूट का एक कह सकते हैं एक समस्या क्रिएट हो चुका है। ठीक है, विथ ईच कंट्री प्रोड्यूसिंग मैप्स सपोर्टिंग दियर ऑन क्लेम्स, क्योंकि भारत भी अपना कभी दावा पेश करता है, नेपाल भी ये दावा पेश करता है, लेकिन रियलिटी क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इन द लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इन द लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, भारत के जो भी वर्तमान का हमारा लेटेस्ट जो पॉलिटिकल मैप्स निकाले गए हैं उसमें बताया गया है कि इंडिया रिट्रेटेड इट्स क्लेम्स ऑन द रीजन्स। तो उस क्षेत्र पर भारत जो है पुनः फिर अपना अधिकार तय किया है। ठीक है, दैट नेपाल कंसिडर्स इट्स ऑन टेरिटरी इन दारुचल्ला डिस्ट्रिक्ट, लेकिन नेपाल जो है इस क्षेत्र को वो अपने अधीन मानता है, अपने ओर मानता है, उस पर और दावा करता है और वो कहता है कि ये जो है दारुचल्ला डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान दीजिएगा, दरचुल्ला एक जिला है। ठीक है, तो वो कहता है कि दरचुल्ला डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन भारत कहता है कि नहीं, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं डिस्प्यूट का जो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, ये चैलेंज कहीं ना कहीं ये चीज पे आ जाती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत इसको किस डिस्ट्रिक्ट में मानती है, तो बताना होगा आपको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हमारा उत्तराखंड में है, और नेपाल जो इसको कंसीडर करता है वह कहता है कि यह दरचुला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नाउ इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन जियोग्राफिकल थिंग्स, ओके, एज पर द पार्ट ऑफ इंडिया द हिस्टोरिकल काला पानी रीजन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो भारत सरकार कहती है कि यह जो क्षेत्र है यह भारत के उत्तराखंड राज्य के क्षेत्र है, जो काला पानी रीजन जो हमारा एक ऐतिहासिक कह सकते हैं क्षेत्र है, एक धरोहर है। ठीक है, बट व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली, द रिसेंटली इंडिया हिट आउट नेपाल फॉर द रिलीजिंग अ न्यू पॉलिटिकल मैप। तो भारत अभी नेपाल को जोर दिया है कि भैया आप एक नए कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मैप को आप इशू करो, ठीक है, रिलीज करो, दैट जिससे यह पता चल सके, इंक्लूड्स काला पानी, आप काला पानी को भी उसमें इंक्लूड करो, बिकॉज दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विवाद का सबब बन चुका है। ठीक है, बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड नेपाल एज वेल एज अदर डिस्प्यूटेड स्पोर्ट्स, और इसके साथ बहुत सारे और डिस्प्यूटेड स्पोर्ट्स हैं। जैसे हम बात करेंगे, आपको सस्टा रीजन के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इसके अलावे जैसे हमारा पिथौरागढ़ जो काला पानी टेरिटरीज है, ये तो हमने चर्चा कर लिया है। इसके अलावे हमारा एक सस्टा रीजन्स भी है। एक्चुअली सस्टा रीजन क्या है माय डियर गाइज? सस्टा रीजन इज एन एरिया। तो सस्टा रीजन सबसे पहला एक ऐसा क्षेत्र है, दिस इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। यह भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ी विवाद का कह सकते हैं जड़ है, सबसे बड़ी विवाद का हम कह सकते हैं विषय है सस्टा रीजन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सस्टा रीजन माय डियर गाइस? सस्टा रीजन जो है दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर। तो जो सस्टा रीजन है ये गंडक नदी पर ये लोकेटेड है, और एक्चुअली आपको पता होनी चाहिए कि गंडक नदी को नेपाल में जो है नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इज इट ओके? इट मीन टू से गंडक नदी इज ऑल्सो नेम्ड एज नारायणी रिवर इन नेपाल। तो नेपाल में इसको नारायणी नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब बात होती है कि इसमें क्या क्या ऐसी समस्या आ गई, तो उस समस्या के डील हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी जो हमारे गंडक नदी है, तो गंडक नदी का जिस तरह से कह सकते हैं इसके जो कोर्स ऑफ जो चेंजिंग है, ठीक है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हमारा जियोग्राफिकल समस्या क्रिएट हो जाता है। लाइक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द गंडक रिवर इज द मेन रीजन्स, ओके, फॉर डिस्प्यूट इन द सस्टा रीजन या सस्टा एरिया। तो सस्टा एरिया जो सस्टा एरिया है, सस्टा एरिया में सबसे बड़ा यदि डिस्प्यूट की समस्या है तो वह सबसे बड़ी डिस्प्यूट की समस्या है कि इसकी बहुत ज्यादा ये अपने रास्ता को बदल देता है। ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाई इट हैज बीन अकर्ड? ओके, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सस्टा रीजन्स वाला जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, दिस इज वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। व्हाई? बिकॉज
द एलुवियल सॉइल हैज बीन ब्रॉड बाय द रिवर्स। तो क्योंकि ये जो हमारा एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एलुवियल जो सॉइल हमारा है, ठीक है, यह नदी के द्वारा कहीं से इसको ले आया गया है, जिसके कारण वो क्षेत्र जो था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो गया है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दैट्स व्हाई बोथ गवर्नमेंट इज आल्सो क्लेमिंग दैट दिस इज द रीजन या दिस इज अ टेरिटरी ऑफ आउंस, ठीक है, जिसके कारण दोनों देश जो हैं इस क्षेत्रों पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि भैया ये हमारा है तो हमारा है। इज इट ओके? एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काली रिवर। काली नदी क्या है? एक्चुअली काली रिवर इज आल्सो नोन एज शारदा रिवर और काली गंगा इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो काली नदी है ना, काली नदी को हम शारदा नदी भी कहते हैं, इसको काली गंगा भी कहा जाता है उत्तराखंड में। काली जो अभी हमने देखा काला पानी के क्षेत्र में जो बहता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा काली नदी है, ओके, तो काली रिवर्स ज्वाइंट्स घाघरा रिवर इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि जो काली नदी है ये आपको घाघरा नदी के साथ मिल जाती है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो गंगा के लिए एक ट्रिब्यूटरी का सबब बन जाता है। एक्चुअली क्या होता है, अभी इसको लेकर और इम्पोर्टेंट आपको चीज जानना होगा, जैसे कि ये जो रिवर है हमारा काली नदी है ना, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को चलाए जा रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को रिलेटेड कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक को लेकर के कह सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। तो क्या होता है कि जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसमें चलाए जा रहे हैं, टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सरदा बैराज इसमें बनाया गया है। तो इस तरह की चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक था वह हमने आपको बताया कि जो हमारा काला पानी डिस्प्यूट था, जो काला पानी हमारा जो टेरिटरीज थी उस पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड इश्यूज होगा वह सेकंड इश्यूज होगा कि नाउ आवर गवर्नमेंट, Prime Minister of India and the central government, union government has also launched a new scheme. This is called Mission सूर्य नगरी। तो हमारी भारत सरकार जो है एक कह सकते हैं एक नया जो है स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है, और उस स्कीम का नाम है मिशन सूर्य नगरी। अब देखिए सूर्य नगरी से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा, सूर्य नगरी, अच्छा बताइए पहले कि भारत में सूर्य नगरी कौन कौन है। तो भारत में सूर्य नगरी के नाम से हमारा सबसे पहले कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा पुरी के पास है वो हमारा सबसे पहला इंक्लूड हो जाती है। दूसरा सूर्य नगरी यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के औरंगाबाद जिला में जो आपका देव है, ठीक है, ये हमारा माइंड में हॉन्ट करने लगाता है। तो अब बात होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको लाया होगा तो ये तो बात मायने सी बात है कि यह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर के, एक हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेकर के कह सकते हैं कि जिसको एक यूनेस्को भी अपना स्थान दे दिया होगा, ऐसे चीजों पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और इस आधार पे लेकर के वैसे ही चीजों को भारत सरकार चर्चा करेगी जो हम कह सकते हैं खासतौर पे टूरिज्म को लेकर के, है ना, जहाँ ज्यादा से ज्यादा जहाँ पर आप कह सकते हैं कि पिलग्रिमेज वहां पर पहुंचते होंगे, वैसी चीजों को लेकर के सरकार ने लाया होगा। तो इस आधार पे आज हम चर्चा करेंगे मिशन सूर्य नगरी के बारे में। एक्चुअली मिशन सूर्य नगरी दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय आवर गवर्नमेंट, ओके, और इस स्कीम को लेकर के 100% सोलराइजेशन की बात की है। तो 100% सोलराइजेशन। अब माइनस बात एक और बात आ जाती है कि भगवान सूर्य जो हमें एक एनर्जी भी देते हैं, विटामिन डी प्राप्त वहां से होता है, और वहां से सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रिक यदि हम बात करते हैं तो हमारा एक नेचुरल जो हमें एनर्जी प्राप्त होता है सोलर प्लांट के तहत। तो सोलर प्लांट की जो एमिट्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं पाइवोटल रोल हो जाता है, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत क्या हुआ है कि जो हमारा कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर को 100% सबसे पहले सोलराइजेशन करने का सरकार ने इसमें कह सकते हैं दावा ठोका है, ठीक है, यानी 100% उसको सोलर फॉर्म में बदल देना है कोणार्क मंदिर को, तथा कोणार्क मंदिर के अलावे वहां के जितने भी कोणार्क टाउन है उड़ीसा का, ठीक है, वे सारे को सोलराइजेशन करने का सरकार ने संकल्प लिया है, और संकल्प जो लिया है मिशन सूर्य नगरी के तहत लिया है। तो दिस पॉइंट हैज बीन कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे इसके बारे में डीप में, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में इसीलिए लिखते दोनों कि आपका नोट्स कंप्लीट तैयार हो जाए। तो माय डियर गाइस, फर्स्ट वी हैव टू नो द स्कीम विल मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोणार्क टाउन विथ सोलर एनर्जी। तो इसके पीछे रीजन है कि सोलर एनर्जी के साथ कोणार्क की जो भी
जरूरत एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जितने भी एनर्जी से रिलेटेड उनकी कमियां हैं, उनकी जो डिमांड है, वे सारे को वहां पर पूरा किया जाएगा। ठीक है, विच इज मेड अंडर प्राइम मिनिस्टर विजन। ठीक है, जो प्रधानमंत्री के विजन के अंतर्गत इसको लाया गया है, टू डेवलप द हिस्टोरिकल सन टेम्पल, जिससे कि हम ये ऐतिहासिक सूर्य नगरी को, सूर्य के मंदिर को, इसको सजाया जा सके, डेवलप किया जा सके। ओके, टाउन ऑफ कोणार्क इन उड़ीसा सूर्य नगरी। तो इसके आधार पर वो सूर्य नगरी को, कोणार्क मंदिर को, आसपास के टाउन को वो सजाने के काम किया जाएगा, डेवलप करने का काम किया जाएगा एनर्जी के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा। ठीक है, इसके पीछे लक्ष्य कुछ है। ओके, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द aim behind this and which types of objectives which has been sponsored by our central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित की गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली द एम टू कन्वे a message of synergy between the modern use of solar energy and ancient sun temple। तो इसके पीछे यही रीजन किया गया है कि ये एक मैसेज को कन्वे करेगा कि जो हमारा सिनर्जी, जो मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न यूज है, आधुनिक जो हमारा उपयोग है, प्रयोग है, और सोलर एनर्जी का, तथा जो एंशिएंट सूर्य की प्रकाश और सूर्य भगवान के पीछे जो हमारा इतिहास रहा है कोणार्क का। ठीक है, ये मैसेज को हम और डेवलप करेंगे, इस मैसेज को और हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग सोलर एनर्जी, और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि हमारा सोलर एनर्जी की जो महत्व है, ये सारे चीजों को भी हम लोगों तक एक मैसेज के रूप में पहुंचाने का काम करेंगे। एक्चुअली माय डियर गाइज, हमें ये भी जानना होगा कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी या जो यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन होगा वह कितने प्रोडक्ट का या कितना मेगावाट का होगा। ठीक है, तो एक्चुअली एज पर द Prime Minister visions under Mission Surya Nagari, okay, it has also envisaged that setting up of the 10 megawatt grid connected। तो इसको 10 मेगावाट ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट को, एंड विजन एंड वेरियस सोलर ऑफ ग्रिड वी कैन से एप्लीकेशन सच एज सोलर ट्री। तो वहां पर उस आधार पे सोलर के पौधे टाइप कर सकते हैं, सोलर ट्री लगाए जाएंगे, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क लगाए जाएंगे। ठीक है, ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट वहां पर लगाया जाएगा, जिससे कि वहां पर बैटरी की जो स्टोरेज होगी, जहां से एनर्जी की कर सकते जनरेशन किया जा सकता है, ऐसी चीजों को सरकार ने लॉन्च करने का वहां पर कार्य करेगी। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट वी हैव टू नो दैट इट विल आल्सो रिसीव 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, और इसको चलाने के लिए केंद्र सरकार 100% का मदद देगी। इसमें किसी भी प्रकार का राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। इट मीन्स टू से वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द मिशन सूर्य नगरी, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज द फंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज अकर्ड एक्चुअली इन दिस फुल एपिसोड एंड फुल दिस कंस्ट्रक्शंस ऑफ द आवर प्राइम मिनिस्टर विजन्स अंडर मिशन Surya Nagari। each and every responsibility has been sponsored and taken by our central government, and central government will give the funds 100% to secure these types of mission, to secure these types of successful mission which can change and transform the schemes that transform different types of things of the energy activities requirement into the solar energy। Is it okay? And support of around 25 करोड़, ध्यान दीजिएगा। तो इसको 100% जो है भारत सरकार सोलर एनर्जी की जिम्मेवारी ली है, इसको डेवलप करने के लिए। और जो इसमें सरकार खर्च करेगी वह केंद्रीय फाइनेंशियल असिस्टेंस के तहत खर्च करेगी, जिसमें 25 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। वो खर्च करने वाले हमारे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और ये खर्च करने का जो अधिकार दिया गया है, जो क्षेत्रों का अधिकार दिया गया है, जो मंत्रालय का अधिकार दिया गया है, यह मंत्रालय हमारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो होगी इसमें 25 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो 100% भारत सरकार की सहायता है। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, जिसके तहत वह सूर्य नगरी को कर सकते सोलर प्लांट में, सोलर एनर्जी में तब्दील करने की बात कर रही है। ठीक है, एक्चुअली ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वह इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, चाहे वो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री का हो, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का हो, ठीक है, उसको भी वो इसमें इन्वॉल्व कराने के लिए किसी भी प्रकार का कोशिश नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब होता है कि कोणार्क टेम्पल क्या है भैया, कोणार्क मंदिर के बारे में भी थोड़ा आप लोग जान लीजिए। एक्चुअली कोणार्क टेम्पल जो था, ठीक है, कोणार्क वाज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट।
तो सबसे पहले याद रखिए कि कोणार्क जो मंदिर था यह नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया। एक्चुअली नरसिम्हा देव फर्स्ट वाज फ्रॉम द गंग डायनेस्टी, ठीक है, तो वह गंग डायनेस्टी से आते थे, ठीक है, तो वो गंग डायनेस्टी यानी कह सकते हैं कि कोणार्क टेम्पल का जो स्थापना किया गया था, ठीक है, वह राजा नरसिम्हा देव प्रथम जो गंग डायनेस्टी के थे। यह 1238 से लेकर के 1264 एडी के बीच इसकी स्थापना की गई थी, जो 13th सेंचुरी के पीरियड था, 13वीं शताब्दी के पीरियड थे, ठीक है, एंड इज लोकेटेड इन ईस्टर्न ओडिशा नियर द सेक्योर्ड सिटी ऑफ पुरी। तो ये जो हमारा पवित्र जो उड़ीसा का एक स्थान है पुरी, ठीक है, पुरी के ही पास यह स्थान जो है उड़ीसा के खास तौर पर ईस्टर्न उड़ीसा कह सकते हैं क्षेत्रों में अवस्थित है, ठीक है। एक्चुअली जो टेम्पल है, इस टेम्पल को डिजाइन जो किया गया था इन द शेप ऑफ कोलोजल चैरियट्स, तो इसको एक भव्य चैरियट के रूप में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, इसको डिजाइन किया गया था। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द डेडिकेटेड टू द गॉड सन, ओके, एंड सन गॉड, एंड दिस इज आल्सो वर्शिपिंग प्लेस फॉर द हिंदूज। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि यह जो प्लेस है ये हिंदुओं के लिए डेडिकेटेड है, भगवान सूर्य के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पिलग्रिमेजेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं तीर्थयात्री जो होते हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। और कुछ इसको ब्लैक पैगोडा के भी आपको इतिहास पता होनी चाहिए। तो ब्लैक पैगोडा जो इसको नाम दिया गया था, ठीक है, तो इसको नाम दिए गए थे जो यूरोपियन कुछ जो नेविगेटर्स थे या कह सकते हैं सेलर्स जो थे, उन्होंने इसको ब्लैक पैगोडा दिया। इसका मैं थोड़ा इतिहास आपको बता देता हूं कि दिस टेम्पल वाज कम्प्लीटली यूज एज द नेविगेशनल पॉइंट बाय यूरोपियन सेलर्स। तो इसका जो यूज किया जाता था सबसे पहले यूरोपियन नेविगेटर के जो नेविगेशन पॉइंट के लिए यूरोपियन सेलर्स के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। वाई? बिकॉज दे रिफर टू इट एज द ब्लैक पैगोडा, और उसी के आधार पर वो इन्हें ब्लैक पैगोडा का नाम दिए गए। बिकॉज दिस इज द रीजन दैट ड्यू टू इट्स डार्क कलर इट वॉज नेम्ड एज ब्लैक पैगोडा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहरा काला था जिसके कारण इसको ब्लैक पैगोडा नाम दिया गया। एंड इट्स मैग्नेटिक पावर जो थी, ठीक है, दैट ड्यू शिप्स इनटू द शोर एंड काउल्ड शिप वर्क्स, ठीक है। तो यह जो था इसके पास एक मैग्नेटिक पावर भी थी जिसके कारण ये जो था शिप को जो है अपने शोर यानी अपने किनारा पर खींच के लिए आती थी और अंततः उसको मतलब रेक डाउन कर देती थी, एकदम तोड़ फोड़ कर देती। दैट्स वाई वी कैन से इट इज द कल्मिनेशन ऑफ ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर, और यह हमारा उड़ीसा का आर्किटेक्चर का भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने आता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो हमारा कोणार्क मंदिर है, कोणार्क जो टेम्पल है विच हैज बीन डेडिकेटेड टू गॉड सूर्य भगवान, ठीक है, जो भगवान सूर्य को ये डेडिकेट किया गया है। एक्चुअली इसको जो है यूनेस्को जो है 1984 में 1984 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको सम्मिलित कर लिया था। इट मीन टू से इट वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। 1984 में इसको यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो था इसमें इसको इंक्लूड कर ली गई थी, ठीक है। एक्चुअली व्हाई? बिकॉज इट इज अ मेजर पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज, है हिंदुओं के लिए एक मेजर, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं पूजा पाठ या कह सकते हैं तीर्थ यात्रा के लिए एक बहुत बड़ा स्थान है, ठीक है। एंड इन दिस सिनेरियो वी कैन आल्सो स्टडी अबाउट फेयर्स, ओके। तो यहाँ पर एक मेला भी लगता है, लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज गैदर हियर। यहाँ पर प्रत्येक साल जो होती है एक मेला लगता है जिसका नाम है चंद्रभागा, हाँ राइट, चंद्रभागा मेला, ठीक है। तो यहाँ पर एक चंद्रभागा मेला लगता है जहाँ पर मतलब बहुत सारे कह सकते हैं जनसंख्या, बहुत मतलब नंबर ऑफ पीपल डिवोटीज वहाँ पर गैदर होते हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक साल लगभग आपको फरवरी के महीना में यहाँ पर इस तरह के एक मेला लगता है जिसका नाम है चंद्रभागा मेला, ठीक है। और इस मेला में बहुत सारे पिलग्रिमेज यहाँ पर आते हैं। इसके पीछे रीजंस क्या है कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य होते हैं, ठीक है, उनकी जो क्या कह सकते हैं उनकी जो रथ थी, ठीक है, तो उनके रथ में जो थे 2 रोज थे, उनमें 2 रोज थे और 12 जो था व्हील्स था। चलिए हम इंग्लिश में बता देते हैं। देयर आर 2 rows ऑफ 12 व्हील्स ऑन ईच साइड ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल। तो सूर्य भगवान के जो वहाँ पर कोणार्क मंदिर है उनके चारों तरफ 2 रोज है जिसमें 12 कहा जाता है कि क्या कह सकते हैं आप व्हील्स हैं यानी चक्र लगाए हुए हैं। और इन दैट यू कैन ऑल्सो इंटूगेट दैट 7 horses आर सेड
टू बी सिंबलाइज द 7 डेज ऑफ द वीक। वहां पर 7 घोड़ा बांधा हुआ है, जैसा कि कहा जाता है हिंदू धर्म ग्रंथ में कि सूर्य भगवान के रथ के 7 घोड़ा थे जो उनको रथ पे बैठा के को ले जाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो वहां पर जो 7 घोड़ा 7 हॉर्सेस को दिखाया गया है वह 7 दिन को सिंबलाइज करते हैं, 7 दिनों के बारे में वो बताते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन पॉइंट कंसर्निंग टू द मिशन सूर्य नगरी एंड कंसर्निंग टू द कोणार्क टेम्पल। आई थिंक यू माइट हैव हर्ड ईच एंड एवरीथिंग विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर ऑल ऑफ द एग्जामिनेशंस, ओके। और इसके तहत आप, मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उसको आप बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। न्यू टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।